अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जावेद साहब या स्टेप टूवर्ड्स लाइट के साथ व्यूवर्स खुशामदीद एक मरतबा फिर। आज से हम इंशाल्लाह दोबारा अपना जो सिलसिला रुका था तो वहाँ से उसका आगाज़ कर रहे हैं। और क्लास 9 के वीडियोस तो मैंने अपलोड किए थे, 4 जो चैप्टर्स थे। आज से हम इंशाल्लाह क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 और उसका जो पहला पार्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट व्यूवर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें जो पहला है वो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर हुकूमत, और दूसरा है 1973 का आईन, और जो लास्ट टॉपिक है वो है जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर हुकूमत। तो व्यूवर्स, अब ज़रूरी है कि हम थोड़े से बैकग्राउंड में जाएँ, पस मंज़र में जाएँ कि जुल्फ़िकार अली हुकूमत से पहले क्या हो रहा था। व्यूवर्स, 1958 को मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगा और जनरल अयूब खान पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुंतखब हुए। कह लें कि जमहूरियत का जो आगाज़ हुआ था, पूरे 9 साल बाद एक जमहूरी निज़ाम का आगाज़ हुआ था, उसका ख़ात्मा हो गया। उसके बाद 1958 से तकरीबन 1969 तक जो दौर था अयूब साहब का, तो वो कई लिहाज से बहुत अच्छा एक दौर रहा था पाकिस्तान की तारीख़ में। उसने बहुत सारे अच्छे रिफॉर्म्स किए, लेकिन चूँकि ये हमारा टॉपिक नहीं है और उस पर मैं क्लास 9th में जो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं उस पर डिटेल के साथ उस पर बहस की है, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। 1969 को अयूब साहब ने जो इक़्तिदार था वो यहिया खान साहब के हवाले किया, क्योंकि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो रहा था। उस वक़्त 1967 में 1967 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, और उन दिनों में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे ये जनरल अयूब के वज़ीर ख़ारजा थे। कुछ इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए कुछ के दरमियान, और फिर अयूब साहब समझने लगे कि भाई ये अच्छा वक्त है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और उसके दूसरे बहुत सारे लोग वो सड़कों पे निकल आए और जल्द से जुलूस निकालने शुरू किए। तो अयूब साहब उसने रियलाइज़ किया, वो समझने लगे कि ये अच्छा वक्त है कि मैं रिज़ाइन दूँ। उसने रिज़ाइन दिए, वो मुस्तफ़ी हो गए, और इसी तरह यहिया खान साहब के दौर का आगाज़ हुआ। व्यूअर्स, यहिया खान साहब ने LFO के तहत 130 डेज़ में वादा किया था कि मैं इलेक्शन कराऊंगा। उसने इलेक्शन कराए। 1970s के उसने इलेक्शन कराए, 1970 के। और कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो शफाफ इलेक्शंस हुए, जो फेयर इलेक्शंस हुए, वो 1970 के आम इंतखाबात ही थे। व्यूअर्स, इस इलेक्शन में 1970 के इलेक्शन में 2 मेजर पार्टीज़ ने हिस्सा लिया। दूसरे भी कुछ छोटी छोटी पार्टीज़ थीं, लेकिन 2 इसमें मेजर पार्टीज़ थीं। उस वक़्त आपके इल्म में है कि एक ये जो हमारा करंट जो वतन अज़ीज़ है, जो उसको उस वक़्त मगरबी पाकिस्तान कहा करते थे, और दूसरा जो आज बांग्लादेश है उसको मशरक़ी पाकिस्तान कहा करते थे। तो मगरबी पाकिस्तान से जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं उसने इलेक्शन लड़ा, और उसने जो रिज़ल्ट्स आ गए, तो रिज़ल्ट्स में वहाँ जो पार्टी थी उसका नाम था अवामी लीग, और वो लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, यानी शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग के बानी थे। तो रिज़ल्ट्स जब सामने आ गए, तो रिज़ल्ट्स में यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 138 सीट्स में से सिर्फ और सिर्फ 67 सीट्स जीत लिए, यानी 138 सीट्स में से सिर्फ और सिर्फ 67 सीट्स जीत लिए। और वहाँ पे मशरक़ी पाकिस्तान में जो करंट जो बांग्लादेश है, वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान ने 169 सीट्स में से 169 सीट्स में से 167 सीट्स जीत लिए, और जो जीत का तनासुब था वो वाज़ेह था, क्योंकि व्यूअर्स वहाँ पे जो मशरक़ी पाकिस्तान था वहाँ पे आबादी मगरबी पाकिस्तान से ज़्यादा थी, और उनकी जो जीत का जो तनासुब था वो भी ज़्यादा था, तो लिहाजा उनका हक़ बनता था। और उसने कहा कि अब इक़्तिदार मेरे हवाले करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल कुछ और थी। यहाँ पे यहिया खान साहब जो थे उसकी ख्वाहिश थी कि मैं इक़्तिदार जो है ये मैं भुट्टो साहब के हवाले कर दूँ। तो लिहाजा जब उनको पता चला बंगालियों को, कह लें कि उस वक़्त के जो मगरबी पाकिस्तान के जो मुसलमान थे, कि भाई हालात कुछ इस तरह जा रहे हैं,
तो उन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद किया। इसी असना में उनको उनके उस नारे को दबाने के लिए यहाँ पर आर्मी का इस्तेमाल हो गया। जनरल यहिया खान साहब ने आर्मी भेज दी और वहाँ पे के मतलब जलसे जुलूस निकल रहे थे, तो लिहाजा शेख मुजीबुर रहमान साहब और उनके बहुत सारे साथियों को गिरफ़्तार करके जेलों में बंद, और ये यहाँ से हालात ख़राब होने शुरू हो गए। व्यूअर्स, यहाँ पे जो एक कह लें नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, तो इट वाज यू कैन से अ पॉलिटिकल इशू। ये एक सियासी मसला था और गुप्तो शनीद ही से ये हल किया जा सकता था बहुत आसानी के साथ, लेकिन यहाँ पर आर्मी ने मुदाखलत करके इस खेल को बिगाड़ा, ख़राब होते गए। और फिर इंडिया ने भी मुदाखलत की, और इंडिया तो ये चाह रहा था, वो पहले से इस ताक में बैठा था कि इस तरह के हालात पैदा होंगे, और फिर जंग की तरफ बात गई, और फिर जंग जो थी वो लड़ी गई, और बहरहाल उस पर हम बात नहीं कर। तो बहरहाल उसके बाद हालात नॉर्मल जब हुए तो यहिया खान साहब ने बस वो अलग हो गए। जंग के बाद बांग्लादेश अलग हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया और मगरबी पाकिस्तान अलग। उसके बाद भुट्टो साहब को इक़्तिदार मिला, वो पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे सामने। भुट्टो साहब इसमें कोई शक नहीं है कि भुट्टो साहब पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में से एक नामवर नाम रखते थे, एक नामवर शख्स थे, और वो उसकी जो सिंसेरिटी थी, उसका जो खुलूस था, उसमें भी कोई शक नहीं है। उसका जो नारा था, अकेले उसका जो मंशूर था, और व्यूअर तकरीबन मंशूर जितनी भी पार्टीज़ हैं सबका मंशूर बेहतर होता है, अच्छा होता है, और मोस्टली जो मंशूर बनता है तो वो जो अवाम होते हैं उनके कह लें कि उनके जो मसाइल हैं और उनके जो मुतालबे हैं, उनके जो ख्वाहिशात हैं, उसको बेस बना के मंशूर बनाया जाता है। तो उस वक़्त चूँकि गुरबत थी मुल्क में, तो उसका जो मंशूर था, उसका जो नारा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिस तरह अभी PTI का नारा है नया पाकिस्तान, तो उस वक़्त का जो नारा था रोटी कपड़ा मकान, इस नारे को साथ लेके भुट्टो साहब ने अपने दौर हुकूमत का आगाज़ किया। आगे चल के फिर भुट्टो साहब ने कुछ रिफॉर्म्स किए जो गो के बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिफॉर्म्स थे, और काफ़ी उससे बेहतरी आई। हम उसको एक एक को हम डिस्कस करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। व्यूअर्स, उसने उस वक़्त जो 313 जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो सरकारी मुलाजिमीन थे, आला ओहदों पर बैठे थे, और उनके ख़िलाफ़ कुछ इस तरह शिकायत चल रही थी, तो उन सब को उन्होंने फारिग किया ताकि जो नौकरशाही है और उनका जो रोल है वो पॉजिटिव बन जाए। ये एक बहुत अच्छा स्टेप था। फिर उसने माशी कुछ इस्लाहात किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए कि फूड आइटम्स, क्योंकि जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि गुरबत थी काफ़ी, और फूड आइटम्स पे कुछ सब्सिडी दी, और कुछ दूसरी इस तरह की अशिया, ताकि जो गरीब है, जो कमज़ोर है, उनको आसानी के साथ चीज़ें जो हैं वो मैसर हों। और किसान भाई जो थे, जो ज़मींदार थे, उनको कुछ सीड्स फराहम किए, ट्रैक्टर्स फराहम किए, कुछ कर्ज़ाजात का ऐलान किया कि भाई हम कर्ज़े देंगे ताकि ये जो हमारी इकानमी है, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो इकानमी है ये एग्रो बेस्ड इकानमी है, यानी ज़राअत से मुंसलिक है। लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स थोड़ा सा मतलब एक कह लें कि अफसोस सा होता है कि एक ज़री मुल्क हो के भी हम ग़िज़ाई अजनास को बाहर से मंगवाते हैं। रिसेंटली भी आप देख रहे हैं कि फूड आइटम्स का बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है। अच्छा, साथ साथ ये भी सुनने को मिलता है और हम पढ़ते भी हैं कि जो पाकिस्तान का जो कैनाल का जो नेटवर्क है, जो नहरी निज़ाम है, इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम थ्रू द वर्ल्ड, कि ये जो नहरी निज़ाम है ये पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन जो है नहरी निज़ाम है। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि भाई बेहतरीन निज़ाम का क्या मतलब हो सकता है। यानी हमारे पास पानी वाफर मकदार में है, हमारे पास खूबसूरत ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, फिर भी हम ग़िज़ाई अजनास को बाहर से मंगवाते हैं। यहाँ पे एक सवालिया निशान पैदा होता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज़ मी। कुछ लेबर इस्लाहात किए, लेबर कोर्ट्स के हवाले से कुछ मेडिसिन की फैसिलिटी दी, और ये मज़दूरों के लिए कि अगर उनका वक्त कम था, ज़्यादा था, उनको कम किया, उजरत कम थी, उनको बढ़ाया,
और अगर ड्यूरिंग वर्क काम के दौरान अगर किसी को कोई खुदा न खास्ता इंजरी हो जाए तो वो जो ओनर है वो बर्दाश्त करेगा। पेंशन की बात हो गई, इस तरह के कुछ कोर्ट्स बनाए, लेबर कोर्ट्स बनाए ताकि वो अपने हुकूक के लिए आगे बढ़ सकें। और फिर सनतों के हवाले से जो बड़ी सनतें थी उस वक़्त, तो उसमें पहले मरहले में 1972 को कुछ तकरीबन 20 जो बड़ी बड़ी सनतें थी, फौलाद की, लोहे की और मशीनरी वगैरह वगैरह, उसको नेशनलाइज किया। और कुछ दिन बाद फिर 11 और जो बड़ी सनतें थी उनको भी नेशनलाइज किया। व्यूअर्स, एक होता है प्राइवेटाइजेशन और एक नेशनलाइजेशन, यानी जो निजी जो शोबे थे और जो आम लोग उसको चला रहे थे और जो निजी सरमायाकारी थी, जो निजी जो भी कारखाने थे, जो लोगों के पर्सनल थे, उनको नेशनलाइज किया। उन्होंने उसको सरकारी तहवील में लिया, उनको कौमियाया। इसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव असरात भी फिर देखने को मिले, बाद में उस पर बात करेंगे। एक्सक्यूज मी। स्टेट लाइफ पे काम किया, जो बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया और उसका जो पूरा कंट्रोल था वो स्टेट बैंक के हवाले किया। साथ साथ तालीमी इदारों में जो उस वक़्त कहते हैं कि तकरीबन 400 प्लस जो स्कूल थे, जो प्राइवेट स्कूल थे, उनको नेशनलाइज किया, सरकार ने अपने कंट्रोल में लिया। और वहाँ पे कुछ ये भी देखने को मिला कि जो अला किस्म के इदारे थे, जो कहा जाता था कि भाई इनका जो तालीमी मायार है, जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो बहुत हाई है, उनको इस फैसले से मुस्तस्ना उनको करार पाया और बाकी स्कूलों को नेशनलाइज किया। लोगों ने इस पर भी थोड़ी सी तरकीद की। और साथ साथ ये जो कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए, ज़रूरी इस्लाहात की, उसमें जो उस वक़्त लोगों के पास 500 एकड़ नहरी ज़मीन थी, बहुत सारे लोगों के पास, उनको 150 पर लेके आए। और जो 1000 एकड़ बारानी ज़मीनें थी बहुत सारे लोगों के पास, या इससे ज़्यादा, तो वो 300 एकड़ पर लेके आए। और इस तरह जो इजाफी ज़मीन थी वो दूसरे ज़मींदारों में उसको तकसीम किया। फिर जो मुशक्क़त बग़ैर की उजरत के लोगों से लिया जा रहा था उसको मना किया और हक़ शुफ़ा दिया गया। यानी एग्रीकल्चर साइड पे भी काफ़ी रिफॉर्म्स हुए। ये रिफॉर्म्स गो के इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हमें देखने को मिले। मकसद इसका बुनियादी व्यूअर्स ये था कि जो बोझ है वो आवाम पे न पड़े और सरकार इस बोझ को उठाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेटेड अपने आप को कहते हैं, जो वेल क्वालिफाइड हैं, दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो लोग जब सरकारी अमलाक को यूज़ करते हैं तो कहते हैं कि ये सरकारी हैं, मतलब उनका ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता। यानी कह लें आसान अल्फाज में कि सरकारी मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो मलकियत है एक्सक्यूज मी, ये अमेरिका ने हमें दिया है, ये बरतानिया ने दिया है, ये यूरोप का है, मतलब ये हमारा नहीं है, इसमें हमारा पसीना शामिल नहीं है, इसमें हमारा खून शामिल नहीं है। स्पेशली जो गरीब लोग हैं, जो लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, तो उनके खून पसीने से जो चीज़ें बनती हैं तो उसको सरकारी का नाम दिया जाता है और ये बहुत बड़े दुख की बात है। तो जब चीज़ों को नेशनलाइज किया गया तो व्यूअर्स जो पहले प्राइवेटाइजेशन में ये होता है, जो निजी सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ, शौक़ के साथ, क्योंकि वो उनका पर्सनल होता है कारोबार, उसमें आगे बढ़ने के लिए चांसेस होते हैं बहुत सारे, और उनकी जो प्रॉपर्टी है या उनकी जो आमदन है, जो इनकम है, वो इंक्रीज़ होती है, तो उसमें ज़्यादा वो मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं और शौक़ के साथ काम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बात सरकारी आती है कि भाई ये सरकारी है, तो वहाँ पर चीज़ों को इग्नोर किया जाता है और नज़रअंदाज किया जाता है, और जो स्टैंडर्ड होता है, जो मायार होता है उस काम का, वो अक्सर गिरता हुआ नज़र आता है। तो व्यूअर्स, ये थोड़ा बहुत भुट्टो साहब के हवाले से। दूसरा, हमारा 1973 का आइन, ये व्यूअर्स मुल्क में 3 कुल आइन बने हैं। 1956 का जो पहले बना पूरे 9 साल बाद, फिर 1962 का आइन बना जो अयूब साहब ने बनाया था, सदारती था वो, फिर ये 1973 का बना और जो स्टिल जो है एप्लीकेबल है। और इसके बाद यानी जब मुल्क से मार्शल लॉ हटाया गया, कह लें ये 14 अगस्त 1973 को ये आइन बना। इस आइन को बनाने के लिए
72 को जब ये माशाल्लाह को हटाया गया तो एक अबूरी आइन को नाफिज किया गया और एक 25 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई और ये आइन का काम उनको सौंपा। लेकिन ये जो 25 अरकान थे इसमें हर शुबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे और स्पेशली उस वक़्त इसमें जो इस्लामी शिकें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये उस वक़्त जो मुफ्ती महमूद साहिब थे तो उसका बहुत बड़ा किरदार रहा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से अगर हम बात करें, इसके जो खसूसियात थे इस आइन के, हम उस पर बात करेंगे तो जो सबसे पहला कह लें तो वो सावरेनिटी, इक़्तिदार आला कि परवरदिगार के हाँ होगा, यानी ये इसको तकसीम नहीं किया जा सकता। इसका कुल का कुल जो मालिक है और जो इख्तियार है वो सिर्फ परवरदिगार। इसके बाद नेम, पाकिस्तान का जो नाम था, सरकारी नाम इसमें जो था वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रखा गया। नंबर नेक्स्ट जो है इसमें हेड ऑफ़ द स्टेट को मुसलमान ठहराया गया, पीएम को भी और सदर को भी कि ये मुसलमान होंगे और इस्लाम को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया कि भाई ये इस्लाम जो है ये मुल्क का सरकारी जो है वो मज़हब होगा। जो लफ्ज़ मुसलमान था उसकी तारीफ़ की गई क्योंकि उस वक़्त कादियानी एक इशू चल रहा था, तो वहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई मुसलमान कौन होगा, मतलब ये जो लफ्ज़ मुसलमान है उसकी तारीफ़ कुछ इस तरह हो गई कि वो शख्स जो अल्लाह ताला को एक ज़ात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करता हो, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत और ख़त्म नबूवत पर जिसका ईमान हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करता हो, वो मुसलमान कहलाएगा। तो यहाँ पे कादियानी को नॉन मुस्लिम करार दिया गया। नेक्स्ट, इस्लामिक आइडियालॉजी कौंसल, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल है उसकी बुनियाद रखी गई। उनका काम ये था कि कोई भी ऐसा लॉ न बने जो इस्लाम के अगेंस्ट हो, ख़िलाफ़ हो। इंटरेस्ट फ्री इकनॉमिक सिस्टम, सूद से आज़ाद एक बैंकिंग सिस्टम जो है वो होगा मुल्क में। पार्लिमानी जो निज़ाम था, पार्लियामेंट दो ईवानी मुक़न्नना बनाया गया, यानी यहाँ तक कौमी असम्बली थी लेकिन सेनेट नहीं था, सेनेट का इजाफा यहाँ पे हुआ। ये अलग गुफ्तगू है कि सेनेट का आगाज़ क्यों हुआ, क्यों ज़रूरी था। और जो बेसिक राइट्स थे, जो बुनियादी हुकूक जिनको हम कहते हैं, वो इसमें शामिल किए गए और कोई कानून इस्लाम के अगेंस्ट नहीं बनेगा। ज़ाहिरी बात है ये एक इस्लामी नज़रियाती मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना है, तो भाई क्यों यहाँ पे इस तरह कानून बनेगा। सोशल जस्टिस, जो माशरती इंसाफ है वो सबको मिलेगा, ये आइन में है। आई डोंट नो कि प्रैक्टिकली कितना इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन ये रिटन फॉर्म में मौजूद है। ये वफाकी तरस का मतलब वफाक पावरफुल होगा, सूबों को इख्तियार दिया जाएगा, सूबे भी बाइख्तियार होंगे। ये रिटन एक आइन होगा, रिटन मीन्स तहरीरी होगा। एक आइन ऐसा भी है यूके का कि वो अनरिटन है और वो रिवायात और ट्रेडिशन के मुताबिक चलता है। इसमें जो निज़ाम राइज होगा वो पार्लिमानी निज़ाम होगा। पार्लिमानी मीन्स के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो पावरफुल होगा और जो प्रेसिडेंट है उसके साथ इख्तियारात उतने नहीं होंगे, वो कम होंगे। वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो रियासत का सरबरा होता है, हेड ऑफ़ द स्टेट, और जो पीएम होता है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है। रियासत अलग चीज़ है और हुकूमत अलग चीज़ है, इस पर हम बात नहीं करते। व्यूअर्स, हमारा जो आइन है ये परफेक्ट है हर लिहाज से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब एप्लीकेबल उस तरह नहीं है। मसलन अगर हम यहाँ पे ये कहें कि ये आइन में है कि इट इज़ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन एट्सेट्रा, तो वो चीज़ें भी हमें देखने को नहीं मिल रही। फूड की बात हो रही है तो लोग लाइनों में खड़े हैं। मेडिसिन की बात अगर हम कर लें तो स्पेशली वो लोग जो डेली वेजर्स हैं और जो दूसरे जो कम जिनकी आमदनी है, तो वो बेचारे उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सख्त है और तंग है और काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान हैं। तो खुदा करे कि जो चीज़ें आइन में हैं वो हम प्रैक्टिकली भी हम देख लें। या जो आर्टिकल है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट
to provide free and quality education from age 6 to 16, मतलब मैट्रिक तक फ्री और क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करना है। तो ये सारे ऐसे वो हैं शख्स हैं कि नुक्ते हैं कि जिस पे सवालिया निशानात उठने चाहिए और सवालिया निशानात इस पे बन सकते हैं कि भाई अगर ऐसा है मतलब ये सारी चीज़ें अगर रिटन फॉर्म में हैं तो ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर। तो व्यूवर्स, ये जो पीरियड है जनरल ज़ियाउल हक साहब का 1977 टू 88 काफ़ी लंबा पीरियड था। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई इनका काम जो है डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट द एनिमी, बॉर्डर्स पे इनका काम है, मतलब दुश्मन के ख़तरात से इनको मतलब होशियार रहना है और इनका काम दुश्मन के साथ लड़ना है, दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ना है और मुल्क का दिफा करना है। लेकिन मतलब जो हमारी तारीख़ है 1947 से लेकर टिल टुडे मोस्टली इनका राज रहा है आर्मी का। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना वीक है और इतना कह लें कि गैर तसल्ली बख्श है कि इनको मजबूरन आना पड़ता है। तो ज़िया साहब का दौर शुरू हुआ और ज़िया साहब ने जो ही इक़्तिदार संभाला तो हस्ब मामूल उन्होंने कहा कि जो 90 डेज़ हैं मैं इलेक्शन कराऊंगा। फिर बात तो बहुत लंबी हो गई, लेकिन फिर वो लाहौर हाई कोर्ट में जो भुट्टो साहब पे मुकदमा चल रहा था, नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल का जो था वो उसकी वो भुट्टो साहब को वो मुलजिम ठहरा रहे थे और भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ वो सज़ाए मौत सुना दी लाहौर हाई कोर्ट ने 1978 को। कह लें पाकिस्तान की तारीख़ में एक सियाह दिन था और क्योंकि भुट्टो साहब एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो फिर उसने रेफरेंडम कराए मतलब 1984 में और साबित किया, प्रूव किया कि भाई हाँ मैं एक प्रेसिडेंट हूँ और मतलब मुझे तस्लीम किया जा रहा है। तो वो प्रेसिडेंट के तौर पे उसने काम किया फिर। और जो इसका मशहूर है वो इसका इस्लामाइजेशन है, यानी उसने 1980 में ज़कात और उशर कि भाई बैंक्स जो हैं वो कटौती करेंगे और उनसे वो मतलब जो गरीब लोग हैं उनको दिए जाएंगे ये पैसे। फिर ज़कात फाउंडेशन कि भाई जो लोग ज़कात के आदी हैं, ऐसा ना हो कि वो आदी बन जाए, मतलब पहली मरतबा ज़कात लिया तो अगली मरतबा उनको आप ट्रेन करें, कन्विंस करें कि भाई वो ज़कात न लें, कुछ तरह छोटा मोटा काम शुरू करें। और जो फेडरल शरिया कोर्ट उसने वफाकी शरिया अदालत वहाँ पे उसका वो किया, बुनियाद रखी और ये आर्डिनेंसेस जारी किए, ब्लास्फेमीला गुस्ताखी रसूल कि भाई इस तरह अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके आले खाना के बारे में अगर कोई बात इस तरह करता हो तो उसको गुस्ताख तस्वर किया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात को कंपलसरी करार दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि व्यूअर्स इस तरह नहीं कि मेरा जो सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडी है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान स्टडीज़ को सही तरीके से पढ़ ले और उसको समझे, उसका जो नेचर है उस सब्जेक्ट का, तो वो एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी बन सकता है। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट जो है इस्लामियात को अच्छी तरीके से पढ़ ले, उसको समझे, तो वो एक अच्छा मोमिन बन सकता है, अच्छा मुसलमान बन सकता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसने इसको कंपलसरी किया। और इंटरेस्ट ये एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस जारी किया कि किसी का रोज़ा है तो इसके सामने जो जिसका रोज़ा नहीं है वो कुल के चीज़ें नहीं खाएंगे ये। और इस तरह या जो होटल्स हैं उस तरह खुले मतलब पर्दे में रहेंगे वगैरह वगैरह, इसका एहतराम करना पड़ेगा। वफाक़ मुतसिब का इदारा कि भाई किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत है तो सादा कागज़ पे एक वो एप्लीकेशन लिख के वफाक़ मुतसिब तक पहुंचा सकता है, उसके मसाइल हल होंगे। और मजलिस शूरा जो करंट कह लें कि ये जो न्यू फॉर्म है पार्लियामेंट है, उस वक़्त पार्लियामेंट नहीं था क्योंकि वो डिक्टेटर थे और इसको बनाया ताकि एक ब्रिज का काम करे कि मतलब जो शूरा है वो मसाइल मुझ तक पहुँचाएँ। तो उसने मजलिस शूरा का आगाज़ किया, इस्लाम में है इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम वगैरह वगैरह। व्यूअर्स वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, सॉरी, माजरत। और व्यूअर्स